आज हम बात कर सकते थे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने हमारे सौरमंडल, हमारे ताराओं और हमारी आकाश गंगाओं की कितनी कमाल तस्वीरें खींची हैं। किस विज्ञान के चलते ये हो पाया। हम बात कर सकते थे कीनिया में मिले 15 लाख साल पुराने पैर के निशानों के बारे में, जो बताते हैं कि मानव जाति के 2 पूर्वज कभी साथ रहा करते थे। हम उन वैज्ञानिकों के बारे में बात कर सकते थे जिन्होंने ऐसा जेल बना लिया है जिससे स्ट्रोक यानी धमनियां फटने वाली जगह पर लगा दें तो ये खुद ब खुद रिपेयर हो जाएं। यानी कितनी जिंदगियां बच सकती थी साइंस की वजह से, रिसर्च की वजह से। हम बता सकते थे उन हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमताओं के बारे में जिसे तानकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को धमकी दे रहे हैं। हम अपने देश की सबसे गौरतलब और खूबसूरत चीज़ों के बारे में बात कर सकते थे। सरकारों ने अगर कहीं रोजगार और सौहार्द को बढ़ाने के लिए कुछ किया है तो उनका भी जिक्र हो सकता था, लेकिन समाज उलझा है संभल से लेकर बांग्लादेश तक। मामला धार्मिक पहचानों का है। संभल का मामला अदालत में गया तो सीमा पार इस्कॉन का मामला भी वहां की अदालत में। और तमाम अदालतों में हुआ क्या, दलीलें क्या दी गई, टिप्पणियां क्या आई, जानकारों ने क्या बताया, इन सब की हम सुध लेंगे आज के बुलेटिन में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी विषय हो रखे हैं देश के लिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by itel, Sensodyne K and Haier. सबसे पहले यूपी के संभल की बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने वहां की जिला अदालत द्वारा दिए सर्वे के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। आज दोपहर 12:20 पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने मुकदमा सुनना शुरू किया। 20 मिनट की सुनवाई के बाद अदालत ने साफ किया कि संभल में शांति जरूरी है, लिहाजा इस मामले में जिला अदालत 8 जनवरी 2025 तक कोई एक्शन न ले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद कमेटी को आदेश दिया कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। ये तो आदेश की ब्रीफिंग हो गई। अब आपको सीजीआई संजीव खन्ना की टिप्पणियां भी बिंदुवार समझाते हैं। वो कहते हैं हम इस समय कुछ कहना नहीं चाहते, इसे पेंडिंग रखेंगे, पर यह सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दायर की जाए और इस लिफाफे को खोला न जाए। संभल की ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी 2025 के बाद ही कोई आदेश जारी करे। मस्जिद कमेटी की याचिका फाइल करने के 3 दिनों के भीतर इलाहाबाद हाई कोर्ट उस पर सुनवाई करे। यानी अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सभी पक्षों के रिएक्शन भी मीडिया में आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी की नहीं रहनी है। इस मामले में विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान भी आए। इसी उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिले तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे। और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहां गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे, जिस मुल्क की बुनियाद यहाँ के जो लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल, गांधी जी खासकर, जिन्होंने गांधी जी ने अपनी जान दे के इस मुल्क के सेकुलर कल्चर की एक बुनियाद रखी, तो वो सारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं। विपक्षी पार्टियों के हमले पर सत्ता पक्ष के नेताओं के जवाब भी सुन लीजिए।
माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। जिस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उस समय लोगों की नजर संभल जिले में हो रही गतिविधियों पर भी थी। आज यहां के ट्रायल कोर्ट में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई सर्वे कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि हिंसा के चलते सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई, लिहाजा कोर्ट से अगली तारीख मांगी जाए। सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने की अगली तारीख मुकर्रर की 8 जनवरी की। फर्स्ट सर्वे में उस दिन भी हमें हस्तक्षेप किया गया था समाज तत्वों द्वारा। सेकंड में हमें हस्तक्षेप किया, जबरदस्त हिंसा हुई, जन सामान्य सुचारू रूप से नहीं हो पा गया, इसलिए हम आज रिपोर्ट तैयार नहीं करे, आज देख लेंगे। आज मस्जिद कमेटी की तरफ से हम लोगों ने अपीयरेंस दिया है कोर्ट के अंदर और कोर्ट से क्या कहते हैं हमने एप्लीकेशन लगाई है कि जो प्लेंट्स वगैरह की कॉपियां हमें दे दी जाएं। उन्होंने कोर्ट ने आदेश किया है कि प्लेंट की कॉपी विपक्षी दल के 6 हैं हम तो हमको प्रोवाइड कराई जाए और उसके बाद जवाब के लिए 8 जनवरी की डेट फिक्स की गई है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो वाद पत्र के साथ उन्होंने लगाए हैं, WS एफिडेविट, 6C की एप्लीकेशन और क्या कहते हैं अमीन कमीशन की रिपोर्ट, सारी हमने मांगी है। इसके अलावा संभल में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच भी आज एक अतिरिक्त मुस्तैदी दिखी। वजह हिंसा के पूरे एपिसोड के बाद आज जुमे की नमाज अदा की जानी थी। आज यानी 29 नवंबर को मुरादाबाद रेंज की DIG मुनिराज ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपडेट शेयर किए। हमने 3 टायर में हमने सिक्योरिटी स्कीम लागू किया है। सुपर जोन सेक्टर स्कीम में उस पर एडिशनल SP, CO और DSP और इंस्पेक्टर SHO को पोस्टिंग लिखी है। उसके साथ साथ कई जनपद और मंडल से फोर्स आई है, उन्हीं के सबका ड्यूटियां डिप्लॉय कर चुके हैं। उसके साथ PAC भी कई कंपनियां PAC लगाया है और REF का फोर्स भी डिप्लॉय करके रखा है हम लोगों ने। और बैरिकेडिंग और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी हर सेक्टर में और CCTV कैमरा नया जो उस दिन कुछ सिल हो गया था उसकी रिप्लेसमेंट करके पूरी इलाका में CCTV कैमरा भी नया लगा दिया, उसके माध्यम निगरानी हो रही है लगातार। कुछ ही देर में जुमे की नमाज के दृश्य सामने आए। जामा मस्जिद पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। चप्पे चप्पे पर UP पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात थे। ये पूरी तरह संभल सहित पूरे मंडल में हर एक जनपद में पीसफुली नमाज हुई है। सभी लोगों से जैसी बातचीत थी उसके अनुरूप सभी ने अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई है। यहाँ जामा मस्जिद में भी जो लोग लोकल नमाज पढ़ते हैं वो लोग नमाज पढ़ने आए हमेशा की तरह और कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फिलहाल हर जगह एकदम शांति है। अब आपको संभल केस का एक क्विक रिकैप देते हैं। यहाँ की शाही जामा मस्जिद को लेकर 2 तरह के दावे हैं। मुस्लिम समुदाय के पक्षकारों का कहना है कि बाबर के शासनकाल के दौरान साल 1528 के आसपास ये मस्जिद बनवाई गई थी। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि यहाँ पहले ही श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था जिसे बाबर ने तुड़वाया और मस्जिद बनवा दी। 19 नवंबर 2024 को 8 याचिकाकर्ताओं ने संभल जिला अदालत में याचिका लगाई और तर्क दिया कि साल 1527-1528 के बीच बाबर की सेना के लेफ्टिनेंट हिंदू बेग ने हरिहर मंदिर के कुछ हिस्से तुड़वाए और मुस्लिमों ने मंदिर के बचे हुए हिस्से को मस्जिद की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोर्ट से मांग की गई कि याचिकाकर्ताओं को हरिहर मंदिर उर्फ जामा मस्जिद के भीतर जाने का आदेश दिया जाए। 19 नवंबर यानी याचिका फाइल किए जाने वाले दिन ही सिविल जज आदित्य सिंह ने आदेश पास किया। इसमें एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसे मस्जिद का प्रारंभिक सर्वे करना था। इसी दिन प्रारंभिक सर्वे की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई और अगला सर्वे तय हुआ 24 नवंबर को। 24 नवंबर को सर्वे शुरू हुआ और फिर शुरू हुई हिंसा। इस हिंसा में 4 लोगों की मौके पर मौत हुई। उनके नाम बिलाल, रोमान, नईम और कैफ। वहीं भारी संख्या में स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी घायल हुए। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हिंसा की जांच के लिए 28 नवंबर की रात एक जांच कमेटी का गठन किया। इसके मेंबर हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज DK अरोड़ा, रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद और पूर्व DGP AK जैन।
आयोग को पूरी हिंसा पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 महीने की मियाद मिली है। वहीं इस हिंसा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 29 नवंबर को एक याचिका दायर हुई। वाराणसी के डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई कि हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई जाए जो हिंसा के पूरे एपिसोड पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर, संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस कप्तान और सर्किल अफसर और कोर्ट के सर्वे कमीशन के सदस्यों के रोल की भी जांच करे। साथ ही किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के उन अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई जाए जो यूपी सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर हों। ये अधिकारी यूपी सरकार और सरकारी अफसरों की हिंसा में रोल की जांच करें और तयशुदा वक्त में रिपोर्ट सबमिट करें। इस याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। संभल के अन्य अपडेट्स के लिए रुख करते हैं साथी पत्रकारों का। आज जामा मस्जिद के अंदर सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि उस मस्जिद के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने दी गई तथा जो मस्जिद कमेटी है उसने वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई थी जो आइडेंटिफाई कर रहा था कि आखिरकार जो लोग आ रहे हैं वो लोकल हैं या नहीं, और इसी के बिना पे लोगों को एंट्री दी गई। कुल मिला के 1:40 पे नमाज शुरू हुई, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पूरी हुई और लोगों को अपने अपने घर जाने दिया गया। जो यहाँ के सांसद हैं उनके पिता भी शामिल हुए थे आज शुक्रवार की नमाज में जामा मस्जिद पे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब अगली खबर की बारी। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। बात बांग्लादेश की। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा है कि संस्था ने हिरासत में लिए गए संत चिन्मय कृष्णदास से दूरी बना ली है। इस्कॉन के एक्स हैंडल से 28 नवंबर की रात 11:27 पर एक पोस्ट किया गया। इसमें चिन्मय दास के प्रति समर्थन जारी किया गया और संस्था ने यह बयान भी दिया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं। इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास के अधिकारों और शांतिपूर्वक हिंदुओं और उनके धर्मस्थलों की रक्षा की बात कहने की आज़ादी से खुद को दूर नहीं किया है। हम दूसरे सभी सनातनी समूहों के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करने का आह्वान करते हैं, साथ ही साथ देश के अल्पसंख्यकों के लिए शांतिपूर्ण माहौल तैयार करने का समर्थन करते हैं। पर इस्कॉन को यह बयान जारी क्यों करना पड़ा? इसके लिए 28 नवंबर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र होगा। इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्र दास ने क्या कहा था, खुद सुनिए। चिन्मय कृष्ण दास, चंदन कुमार धर इस्कन बांग्लादेशेर मुखपत्र नन, তাই তার বক্তব্য সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত। অতএব লীলারাজ গৌর দাস, স্বতন্ত্র গৌর দাস ও চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বক্তব্য এবং কৃতকর্মের জন্য ইসকন বাংলাদেশ কোনোভাবেই দায়ী নয়। इसके अलावा इस्कॉन और चिन्मय दास पर बांग्लादेश में क्या गतिविधि रही, हमने आपको पहले भी बताया था कि बांग्लादेश हाईकोर्ट में इस्कॉन को बैन करने की मांग रखती याचिकाएं दायर की गई थी। इस पर 28 नवंबर को सुनवाई हुई। बांग्लादेश सरकार के अटॉर्नी जनरल ने जवाब दाखिल किया कि सरकार ने इस्कॉन के संदर्भ में नेसेसरी एक्शन यानी जरूरी कदम लिए हैं। इसके बाद वहां के जस्टिस फारा महबूब और जस्टिस देबाशीष रॉय चौधरी ने कहा कि क्योंकि सरकार तमाम प्रयास कर रही है लिहाजा इस मामले में हाईकोर्ट दखल नहीं देगा और बैन मांगती सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई। लेकिन बांग्लादेश सरकार अदालत में किन जरूरी कदमों का हवाला दे रही थी, इसकी बानगी मिली 29 नवंबर को। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बांग्लादेश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने तमाम बैंकों को आदेश जारी किया है कि चिन्मय दास समेत इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खाते अगले 30 दिनों के लिए सीज कर दिए जाएं। इसके अलावा इन खातों से हुए ट्रांजैक्शन की भी जानकारी इन संस्थानों से मांगी गई है। चिन्मय दास के केस में बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी 28 नवंबर को बयान जारी किया और कहा यह गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण है, मांग की कि चिन्मय दास को तत्काल रिहा किया जाए। वहीं 29 नवंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय का भी बयान आया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा पारदर्शिता संपन्न और सम्मानजनक तरीके से सारी कार्रवाइयां की जाएंगी। As far as the question of the arrest of Sri Chinmay Das is concerned, we had made a statement on that, and it is our expectation that cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner, ensuring full respect of their legal rights of these individuals and all those who are concerned. बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी में हाल संसद का जो आज लगातार चौथे दिन भी नहीं चल सकी। लोकसभा सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई।
जबरदस्त हंगामा। विपक्ष की बेंच से बार बार कहा जा रहा था कि 1 हफ्ता हो गया, अब तक हम लोगों के मुद्दों पर बहस नहीं हो रही। मुद्दा क्या? अडानी पर लगे आरोप और संभल में हुई हिंसा। कर्नाटक के मैसूर से भाजपा सांसद यदुवीर वाडियार ने बार बार कोशिश की कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से सवाल पूछ सकें, लेकिन सवाल जवाब सब कुछ हल्ले के बीच दबा रहा और कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे फिर से सदन बैठा। एक बार फिर सदन के चलने की कोशिश हुई, लेकिन विपक्ष के सांसद पहले भी वेल में थे और फिर से कार्रवाई 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब राज्यसभा का रुख करते यहाँ भी स्थिति वही रही। सदन में विपक्ष की मांगों में एक और विषय जुड़ा, दिल्ली में बढ़ता अपराध। इस मुद्दे को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह में बहस हुई। फिर ये सदन भी 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सांसद बाहर आए, पूछा गया संसद क्यों नहीं चल रही और उनके ये जवाब थे। हमें उम्मीद है कि मंडे को हाउस चलेगा और स्पीकर साहब हाउस चलाएंगे और हम लोग की जो भी सभापति में हम बात रखना चाहते हैं वो हमें रखने दी जाएगी। वेरी वेरी सैड। कितने करोड़ रुपए लगते हैं, समय जाता है, एफर्ट्स जाते हैं और देश को रचना करके आगे बढ़ाना है, उस सब पे रोक लगाना, इस तरह से अवरोध पैदा करना, ये बहुत इस लोकतंत्र में दुखद है। ये साफ ये लोग क्यों नहीं कहते कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने इनको खत्म कर दिया है? तो अब यही सारी हरकतों से ये लोग अपनी प्रेजेंस को जन्मा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगली सुर्खी में बात अडानी समूह से जुड़ी। उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अमेरिका के न्याय विभाग ने अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश के आरोप लगाए। इस पर आज भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अडानी पर लगे आरोप एक प्राइवेट कंपनी और अमेरिकी न्याय विभाग का मामला है। इसके बारे में भारत सरकार को कोई एडवांस सूचना नहीं दी गई। Any request by a foreign government for service of summons or arrest warrant is part of mutual legal assistance, but such requests are examined on merits. We have not received any request on this case from the US side. This is a matter which pertains to a private individual and a private entity. The government of India we are not legally, we are not part of it in any manner. अगली सुर्खी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी से जुड़ी है। आज ईडी के अधिकारियों ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के घर, दफ्तर और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। मामला मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अश्लील कंटेंट बनाने और इसे बेचने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है। राज कुंद्रा को जून 2021 में अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2 महीने जेल में रहे और अब जमानत पर हैं। पुलिस का दावा, कुंद्रा की कंपनी ने पॉर्न फिल्में बनाकर मोटी कमाई की। ईडी ने यह छापेमारी यूपी में कुंद्रा के करीबियों के ठिकाने पर भी की, जिसमें एक पता कानपुर का है जो कुंद्रा करीबी अरविंद श्रीवास्तव का है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद राज कुंद्रा की कंपनी के प्रोडक्शन का ऐप डेवलपमेंट काम देखते थे। ईडी जब घर पहुंची तो पता चला वो अपनी पत्नी हर्षिता के साथ सिंगापुर में रहते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हर्षिता के बैंक अकाउंट में मई 2019 से 2021 के बीच 2,33,222 रुपए जमा किए गए। ईडी इन पैसों के तार राज कुंद्रा से जोड़कर देख रही है। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आ गए हैं। इस तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 5.4%। तिमाही यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर ये दूसरी तिमाही है और इसके लिए आंकड़े जारी करे हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ ने। हर तिमाही के लिए आंकड़े आते हैं। इस बार ये आंकड़े चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि पिछली 6 तिमाही में यानी पिछले 18 महीने में ये सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट है। पिछली कुछ जीडीपी ग्रोथ रेट जो कुछ तिमाहियों की रही है वो आपको बता देते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 जो अभी चल रहा है, इसकी पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट रही थी 6.7%। और ये जो दूसरी तिमाही के अब आंकड़े आए हैं, अगर इसको पिछले फाइनेंशियल ईयर की तिमाही से कंपेयर करें तो तब यानी 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में ग्रोथ रेट रही थी 8.1%। इसलिए ये आंकड़े इस बार चर्चा में हैं क्योंकि पिछली कई तिमाही में ये सबसे कम रहे हैं। इस समय देश में संसद सत्र भी चल रहा है तो मुमकिन है इससे जुड़ी कुछ चर्चाएं, अगर संसद सुचारू रूप से चलती है तो आपको वहाँ भी सुनने को मिल सकती है। 29 नवंबर को भी मीटिंग चलती रही, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम पर अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। 28 नवंबर की रात में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें महायुति के सभी बड़े नेता शामिल थे। इसमें देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे, अजित पवार भी पहुंचे थे और एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे। करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही, रात 12:30-1 बजे तक। मीटिंग से कुछ तस्वीरें सामने आई जिसको अलग अलग चश्मे से लोग देख रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें एक हाथ गुलदस्ता दे रहा था, दूसरा हाथ गुलदस्ता ले रहा था। गुलदस्ता लेने वाले हाथों की लोगों ने अपनी अपनी व्याख्याएं की हैं। गुलदस्ता लेने वालों में एक हाथ था
देवेंद्र फडणवीस का और एक था अजित पवार का। एकनाथ शिंदे दोनों तस्वीरों में बगल में खड़े हुए दिखाई दिए। तो इस नाते तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार को सरकार में कुछ पद मिल सकता है। पद की मांग शिवसेना की ओर से भी है। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय शिवसेना ने मांगा है, लेकिन अभी इस पर महायुति के अंदर आम सहमति नहीं बन रही है। इस वजह से कोई भी डिसीजन अभी पेंडिंग है। एकनाथ शिंदे इस बीच पहुंच गए हैं अपने गांव सतारा। इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या महायुति की बैठक के बाद उन्होंने अचानक अपने गांव जाने का फैसला लिया है। एकनाथ शिंदे की ओर से अभी यही स्टेटमेंट है कि हमारी कोई मांग नहीं है, पूरा गठबंधन मिलकर जो भी फैसला लेगा वो हमें स्वीकार होगा। और यही स्टेटमेंट गठबंधन के बाकी घटक दलों ने भी दोहराया है। कोई ठोस नाम सामने आना अभी बाकी है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।